गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 7 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन डायनेमिक्स आप पढ़ रहे हैं और इस पॉपुलेशन डायनेमिक्स में आज का आपका टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कह सकते हैं द साइज ऑफ ए पॉपुलेशन इज नॉट ए स्टैटिक पैरामीटर, चेंज होती रहती है वो। ठीक है, इससे पहले आपने डिस्कस किया पॉपुलेशन साइज, जिसको डेंसिटी भी आप कह रहे थे। पॉपुलेशन साइज टेक्निकली पॉपुलेशन डेंसिटी कही जा सकती है। दिस इज द एन, और एन जो है वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस पॉपुलेशन साइज इज नॉट ए स्टैटिक पैरामीटर। स्टैटिक पैरामीटर, स्टूडेंट्स इसको स्टैटिक पैरामीटर क्यों नहीं कहा जा सकता? इट इज नॉट ए स्टैटिक पैरामीटर। व्हाई? तो आपके पास परफेक्ट आंसर है। हर एक पॉपुलेशन का अपना बर्थ रेट होता है, ऑब्वियस है। देयर विल बी चेंज ओवर द टाइम, बर्थ रेट होगा। हर एक पॉपुलेशन का अपना डेथ रेट होता है, तो आप ये कहेंगे देयर इज ऑल्सो द चेंज ओवर द टाइम। लेकिन इस बर्थ रेट और डेथ रेट के अलावा उस पॉपुलेशन के साइज को अफेक्ट करने वाले कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं। तो जैसे देखिए, ये पॉपुलेशन साइज n, और इस पॉपुलेशन साइज को जो इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर? आप कहेंगे नेटेलिटी, नेटेलिटी जिसको बर्थ रेट आप काउंट कर रहे थे, बर्थ रेट आप काउंट कर रहे थे। ये नेटेलिटी और बर्थ रेट बी से रिप्रेजेंट की जा सकती है। स्टूडेंट्स ऑब्वियस है, किसी भी पॉपुलेशन के साइज को ये इंक्रीज करेगा। मैंने इसको प्लस से लिखा है, ठीक है। इसी तरीके से किसी भी पॉपुलेशन के साइज को जो डिक्रीज कर सकता है वो है मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी, या फिर इसको आप लिख सकते हैं डेथ रेट, डेथ रेट, और ये है कैपिटल डी। क्लियर? तो बी इंक्रीज कर रहा है, डी पॉपुलेशन के साइज को क्या कर रहा है? अल्टीमेटली डिक्रीज कर रहा है। इसके अलावा देखिए, कुछ इमिग्रेंट्स, इमिग्रेशन, आप कहेंगे इनवर्ड मोमेंट होता है, इनवर्ड मोमेंट ऑफ, इनवर्ड movement of same kind individuals या same type individuals। अगर ये individuals का जो same type of individuals है, इनका inward movement हुआ है, ये अंदर की तरफ आए हैं, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं ये भी population के साइज को स्टूडेंट्स क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। अब ये जो इनवर्ड मोमेंट है, आप ध्यान रखें टेम्परेरी नहीं होगा। आने वाले जाने वालों को पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज में काउंट नहीं किया जाएगा। परमानेंट इनवर्ड मोमेंट एंड परमानेंट आउटवर्ड मोमेंट, ठीक है। तो ये अंदर आए हैं, पॉपुलेशन के साइज को बढ़ाएंगे, लेकिन एमिग्रेंट्स जो होंगे, एमिग्रेशन, ये स्टूडेंट्स आप जानते हैं जो एमिग्रेशन होगा, इट विल बी द परमानेंट आउटवर्ड मूवमेंट। और ये जो आउटवर्ड मूवमेंट है, ये पॉपुलेशन के साइज को क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा। क्लियर? तो यहां जो इंक्रीजिंग रेफरेंस है, पॉपुलेशन के साइज को जो इंक्रीज कर रहे हैं, जो इंक्रीजिंग रेफरेंस आपके पास हैं, वो है नेटेलिटी एंड बर्थ रेट। सो दे आर द बी प्लस आई, ठीक है। और जो डिक्रीजिंग रेफरेंस है, जो पॉपुलेशन के साइज को डिक्लाइन में ले जा रहे हैं, वो आप कह सकते हैं क्या है? डी प्लस ई, ठीक। सो ए पॉपुलेशन साइज और द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नेटेलिटी, मॉर्टेलिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन। क्लियर? ये दोनों डिटेल में आपने पहले पढ़ ली। और ये आपने कहा परमानेंट इनवर्ड मोमेंट है सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स का, और ये परमानेंट आउटवर्ड मोमेंट है सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स का, ठीक है। तो अब देखिए, यहां से कौन सा फैक्टर कब इंपॉर्टेंट हो सकता है? ऑब्वियस है, आप कहेंगे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो यहां नेटिलिटी ही होगा किसी भी पॉपुलेशन के साइज को डिटरमाइन करने के लिए। लेकिन अगर न्यूली कॉलोनाइज्ड हैबिटेट और एरिया है, एनसीईआरटी लिखती है न्यूली कॉलोनाइज्ड पॉपुलेशन है,
न्यूली कॉलोनाइज्ड हैबिटेट और एरिया में कोई पॉपुलेशन स्टैब्लिश हुई है, तो उस केस में वो अपने नेटिलिटी और बर्थ रेट को प्रॉपर अचीव नहीं कर पाती, उस केस में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? इमिग्रेशन। ठीक है, तो आप दो बातें नोट करें इसमें, नेटिलिटी मोस्ट सिग्निफिकेंट most significant to determine n, population size को determine करने के लिए, but if the habitat is newly colonized, अगर हैबिटेट न्यूली कॉलोनाइज्ड है तो इस न्यूली कॉलोनाइज्ड हैबिटेट में स्टूडेंट्स आप कहेंगे इमिग्रेशन इज मोर सिग्निफिकेंट। इमिग्रेशन अंदर आने वाले जो होंगे, दिस विल बी द मोर सिग्निफिकेंट। वहां बर्थ रेट का इतना इंपॉर्टेंस स्टूडेंट्स नहीं रह जाता, क्योंकि प्रॉपर बायोटिक पोटेंशियल या बर्थ रेट को अचीव करने के लिए पॉपुलेशन को एक बार स्टैब्लिश होना जरूरी है। जबकि यहां आप ये कह रहे हैं कि हैबिटेट न्यूली कॉलोनाइज्ड है, तो न्यूली कॉलोनाइज्ड और न्यूली ऑक्यूपाइड स्पेस अगर है तो डेफिनेटली इमिग्रेंट्स जो हैं, इन इमिग्रेंट्स का नंबर यहां सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के फॉर्म में सामने आएगा। क्लियर? अब किसी पॉपुलेशन का साइज एन टाइम पर, सॉरी, पॉपुलेशन का साइज एन टी टाइम पर जो है, उसके बजाय अगर आप एन टी प्लस वन टाइम पे मेजर करें, अकॉर्डिंग टू दिस बी प्लस आई जो है वो इंक्रीज करता है, और आपने कहा डी प्लस ई जो है वो डिक्रीज करता है। डेथ एंड एमिग्रेशन विल डिक्रीज द पॉपुलेशन साइज, while the birth and immigration will increase the population size. So the population size after t plus 1 time, nt plus 1 is equals to nt plus b plus i, एंड आप कह सकते हैं d प्लस ई। ये स्टूडेंट्स ओवरऑल इक्वेशन आपकी हो सकती है। ठीक है, अब देखो, आप जानते हैं b प्लस आई अगर डोमिनेंट करेगा तो पॉपुलेशन साइज बढ़ जाएगा, और जनरली यही डोमिनेंट करता है। पॉपुलेशन साइज जो है ये पॉपुलेशन साइज बढ़ जाएगा। और अगर d प्लस ई की डोमिनेंसी है तो d प्लस ई की डोमिनेंसी से पॉपुलेशन साइज, d प्लस ई अगर डोमिनेंट करता है, ऊपर की तरफ ही एरो लगा रहा हूं, तो आप कहेंगे पॉपुलेशन साइज कम हो जाएगा, पॉपुलेशन डिक्लाइन में आ सकती है। ठीक है, यूजुअली जो d प्लस ई है वो डोमिनेंट नहीं होता है। तो ये आपके पास पॉपुलेशन ग्रोथ को मेजर करने के लिए एक इनिशियल पैरामीटर था, that is the vital index for a population. ठीक है, vital index of a population या for a population क्या हो सकता है? तो स्टूडेंट्स vital index में आप देख सकते हैं, this vital index for the population will be b divided by d। ठीक है, ये b डिवाइडेड बाई d इज इक्वल्स टू 100। रेट ऑफ इंक्रीज की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑलवेज मेंशन किया जाता है r से, एंड दैट r इज द इंट्रिंसिक इंक्रीज। ये इंट्रिंसिक इंक्रीज किसी भी पॉपुलेशन में जो होगा, ये इंट्रिंसिक इंक्रीज होगा स्टूडेंट्स r इज इक्वल्स टू b माइनस डी, दिस वन। ठीक है, तो ये आपके पास हुआ पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन साइज। अब देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ और साइज को मेजर करने के लिए हमारे पास 2 स्पेसिफिक मेथड्स हैं और 2 स्पेसिफिक फॉर्म्स हैं। फर्स्ट वन इज द लॉजिस्टिक एंड सेकंड वन इज द एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पैटर्न क्या है, लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न क्या है, इसको डिटेल में हम स्टडी करेंगे। देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ मॉडल्स और ग्रोथ पैटर्न, जो पॉपुलेशन के केस में ग्रोथ हम ऑब्जर्व करते हैं। टाइटल मेंशन आप करें ग्रोथ मॉडल्स
ग्रोथ मॉडल्स में देखिए एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक पैटर्न या एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल्स आपको डिस्कस करने हैं। लॉजिस्टिक, ठीक है। एक्सपोनेंशियल पैटर्न ऑफ ग्रोथ क्या है? एक्सपोनेंशियल में आप कहते हैं जियोमेट्रिक फैशन में ग्रोथ होता है। जियोमेट्रिक जो पैटर्न और फैशन है उसमें ग्रोथ होता है, मल्टीपल इंक्रीज में जाता है, और ये बेसिकली किसी भी पॉपुलेशन पर तब अप्लाई होता है जब आप कहेंगे रिसोर्सेज कैसे हैं? अनलिमिटेड। रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है स्टूडेंट्स वो अनलिमिटेड है। क्लियर? जब लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, इस केस में आप कहेंगे जो ग्रोथ का पैटर्न होगा वो क्या होगा? लॉजिस्टिक। तो यहां लिमिटेड रिसोर्सेज अगर हैं तो लिमिटेड रिसोर्सेज होने पर लॉजिस्टिक पैटर्न ऑफ ग्रोथ परफॉर्म करवाया जाएगा। अब एक बेसिक फंडामेंटल एस्पेक्ट जो है वो आप क्लियर कर लें। देखिए, किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में किसी कंडीशन और सिचुएशन में रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो सकते हैं, बट एट लास्ट कहीं ना कहीं जाकर रिसोर्सेज जो है वो क्या हो जाएंगे? लिमिटेड। सो ऑब्वियस है, रिसोर्सेज कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे जाकर लिमिटेड हो जाने हैं या लिमिटेड हो जाएंगे। तो लॉजिस्टिक पैटर्न जो होगा दैट इज द रियलिस्टिक पैटर्न ऑफ ग्रोथ इन नेचर। मैं पहले ही मेंशन कर रहा हूं, रियलिस्टिक पैटर्न ऑफ ग्रोथ इन नेचर। ग्रोथ इन नेचर, ये रियलिस्टिक पैटर्न है ग्रोथ का नेचर में। यूजुअली जो ग्रोथ होती है नेचर में वो लॉजिस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग होती है, या मोस्ट ऑफ केसेज में जो ग्रोथ है दे ऑल आर अकॉर्डिंग टू द लॉजिस्टिक पैटर्न। ठीक है, हाँ, लेकिन कुछ केसेज में आप कह सकते हैं जो ग्रोथ पैटर्न है वो कैसे हैं? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल इंक्रीज या जियोमेट्रिक पैटर्न और जियोमेट्रिक फैशन में इंक्रीज जो करना है, ये आप कह सकते हैं कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में हो सकता है, जैसे यूनिसेल्ड फॉर्म्स, insects during rainy season, bacteria, प्रोटोजोन्स। तो ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं। इन स्पेसिफिक कंडीशंस में स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं जो ग्रोथ है वो कैसे फॉर्म की हो सकती है। इन केस ऑफ स्पेसिफिक कंडीशंस, स्पेसिफिक कंडीशंस में जो ग्रोथ है ये ग्रोथ कैसा होगा? आप कह देंगे एक्सपोनेंशियल पैटर्न के अकॉर्डिंग ग्रोथ होगा। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां बात कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल पैटर्न की। ठीक है, तो देखो यहां मैं मेंशन कर रहा हूं एक्सपोनेंशियल पैटर्न ऑफ द ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल पैटर्न ऑफ द ग्रोथ जो है, फर्स्ट वन ए, बी हमें पढ़ना है लॉजिस्टिक। आपने कहा रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज की है। यहां स्टूडेंट्स रिसोर्सेज जो हैं, इन रिसोर्सेज का कंसर्न है फूड मटेरियल और न्यूट्रिशन, और इसके साथ साथ आप कह सकते हैं स्पेस और शेल्टर। ठीक है, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के केस में रिसोर्सेज अनलिमिटेड होने की बात हम कर रहे हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज रेफर्स द अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड मटेरियल एंड ऑल्सो द अनलिमिटेड स्पेस और द शेल्टर। ठीक है, अब देखिए जो रेट ऑफ इंट्रिंसिक इंक्रीज होता है किसी भी पॉपुलेशन का, रेट ऑफ इंट्रिंसिक इंक्रीज, रेट ऑफ इंट्रिंसिक इंक्रीज, और ये जो रेट ऑफ इंट्रिंसिक इंक्रीज है एग्जैक्टली यही स्टूडेंट्स क्या है? बायोटिक पोटेंशियल। द रेट ऑफ इंट्रिंसिक इंक्रीज इज बेसिकली द बायोटिक पोटेंशियल, and the biotic potential or rate of intrinsic increase can represent through the small r. ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इस पे भी
इन दोनों ग्रोथ पैटर्न के क्वेश्चंस एग्जाम में 1918 में कंटिन्यूसली आए हैं, ठीक है, 2020 में नहीं आया, और अच्छे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आपको वहां मिलेंगे। तो रेट ऑफ इंट्रिंसिक इंक्रीज जो है वो बायोटिक पोटेंशियल को इंडिकेट करता है, एंड अल्टीमेटली दिस बायोटिक पोटेंशियल और रेट ऑफ इंट्रिंसिक इंक्रीज बोथ आर रिप्रेजेंट एज द आर, स्मॉल आर, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। तो ये जो स्मॉल आर है, ये एग्जैक्टली आप ये कह सकते हैं एक इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट पैरामीटर है टू असेस द ग्रोथ ऑफ ए पॉपुलेशन। तो किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, ग्रोथ मॉडल आप पढ़ रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कितना ग्रोथ हुआ है, रेट ऑफ इंट्रिंसिक इंक्रीज जो है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू असेस द ग्रोथ और इंपैक्ट ऑफ द एनवायरमेंट। तो स्टार लगा के अगला स्टेटमेंट और आप लिख सकते हैं, द आर और रेट ऑफ इंट्रिंसिक इंक्रीज is an important parameter to assess growth of a population. Growth of a population, किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है उसको असेस करने के लिए आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पैरामीटर है स्मॉल आर। अब जो ग्रोथ है तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं देयर द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में जो इंक्रीज आएगा वो डेफिनेटली सराउंडिंग एनवायरमेंटल फैक्टर से अफेक्टेड होगा। या फिर आप कह सकते हैं जैसे किसी पर्टिकुलर इनहेबिटिंग एरिया, दिस इज द इनहेबिटिंग एरिया जिसमें कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन सर्वाइव कर रही है, ये पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स आप कह सकते हैं, ये इंडिविजुअल्स और ये पॉपुलेशन स्टूडेंट्स यहां सर्वाइव कर रही है। तो इस केस में आप ये देखिए, ये इंडिविजुअल्स जो इस पॉपुलेशन के यहां सर्वाइवल में हैं, ठीक है, इन पर डेफिनेटली एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेज होंगे, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेज होंगे। और ये जो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेज हैं, अगर इनको आप असेस करना चाहते हैं या इनका इंपैक्ट क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स का कितना परफेक्ट इंपैक्ट आ रहा है, अगर आप ये ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो अल्टीमेटली आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं आर। क्लियर? बिकॉज द आर इज द रेट ऑफ इंट्रिंसिक इंक्रीज। तो किसी भी पॉपुलेशन पे एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस जितना कम होगा, मतलब नेगेटिव इंपैक्ट जितना कम होगा, उतना ही आप ये कह सकते हैं उसमें ग्रोथ ज्यादा होगी। सराउंडिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस जितनी फेवरेबल होंगी उतना ही आप ये कह सकते हैं जो इनहेबिटिंग एरिया में सर्वाइविंग स्पीसीज हैं और सर्वाइविंग जो ऑर्गेनिज्म हैं वो ज्यादा ग्रो करेंगे। तो ऑब्वियस है R is an important parameter to assess the growth of a population, or basically important parameter to assess the influence of environmental factor on a population. ठीक है, तो assess growth जो मैंने लिखा है, इसी growth को मैं कनेक्ट कर सकता हूं important parameter to assess influence of environmental factors ऑन पॉपुलेशन। तो किसी एक पॉपुलेशन पर एनवायरमेंटल फैक्टर्स का इंपैक्ट क्या है ये आपको पता लग जाएगा रेट ऑफ इंट्रिंसिक इंक्रीज से या आर से। जो आर है वो ये क्लियर कर देगा क्या पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या जो पर्टिकुलर पॉपुलेशन है उस पर क्या एग्जैक्टली इंपैक्ट आ रहा है। ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जो चेंज आएगा, चेंज इन ए पर्टिकुलर पॉपुलेशन, ड्यूरिंग time t, change in a particular population during time t, it can measured as dn upon dt is equals to rn। ठीक है, इक्वेशन पे जाइए स्टूडेंट्स, यहां दिया गया है आपको dn upon dt is equals to rn। यहां देखिए dn upon dt चेंज को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, R जो है वो रेट ऑफ इंट्रिंसिक इंक्रीज है और N आप कह सकते हैं इनिशियल नंबर और द साइज ऑफ पॉपुलेशन। इनिशियल नंबर है ये या फिर साइज ऑफ पॉपुलेशन।
ठीक है, तो इस R को मैं अब रिप्रेजेंट कर सकता हूं, R इज इक्वल्स टू B माइनस डी। दिस R इज इक्वल्स टू B माइनस डी। जो R या रेट ऑफ इंट्रिंसिक इंक्रीज है, दैट इज द डिफरेंस ऑफ द बर्थ एंड डेथ। जितनी बर्थ रेट है और जितनी किसी पॉपुलेशन की डेथ रेट है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो एग्जैक्टली नेचुरल इंक्रीज को इंडिकेट करेगा। सो R इज इक्वल्स टू B माइनस डी। तो अगर हम देखें, इसको मेंशन कर देता हूं मैं, ये ग्रोथ पैटर्न एक्सपोनेंशियल आप पढ़ रहे हैं, तो बाकी का पोर्शन लॉजिस्टिक के लिए जो मैंने कुछ बातें लिखी थी उनको यहां से हटा रहा हूं। सो स्टूडेंट्स देखिए, अब आपके पास कंडीशन है, आपने कहा है dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू rn। ठीक है, dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू rn। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू b माइनस डी एन। यही हुआ b माइनस डी एन। ये जो b माइनस डी है, इसमें b आप कह सकते हैं b इज इक्वल्स टू बर्थ पर कैपिटा। ये बर्थ रेट, अब पर कैपिटा लिखा है तो ऑब्वियस है रेट ही होगा ये, और d जो है वो आप जानते हैं डेथ पर कैपिटा। ठीक है, b जो है वो बर्थ पर कैपिटा रिप्रेजेंट करता है और d जो है वो डेथ पर कैपिटा रिप्रेजेंट करता है। इसका इंटीग्रल फॉर्म अगर आप देखें, इंटीग्रल फॉर्म, तो आप इसमें कहेंगे nt t टाइम पर इज इक्वल्स टू n0 ERT। क्लियर, nt इज इक्वल्स टू n0 ERT। ठीक है, nt जो है वो आप कहेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम t, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम t। ठीक है, t टाइम के बाद पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, n0 आप कह सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी या इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी लिख देता हूं, इनिशियल साइज। एक ही बात है, साइज को टेक्निकली आप पॉपुलेशन डेंसिटी भी पढ़ते हैं। कल एक लेक्चर में हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और डायनेमिक्स को। E is the base of natural logarithm. E is the base of natural logarithm। ठीक है, और इसका वैल्यू स्टूडेंट्स आपको पता है 2.71828, ये वैल्यू इसका होता है। ठीक है, 71828। क्लियर, तो ये नेचुरल लॉगरिथम हो गया। तो dn अपॉन dt जो है वो आप ये कह सकते हैं ये टाइम पीरियड के साथ साथ दिस विल रिप्रेजेंट ए चेंज ओवर द टाइम। तो लॉजिस्टिक पैटर्न के लिए आप ये कह सकते हैं ये इक्वेशन हमें मिलता है। अब इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम देखते हैं कि लॉजिस्टिक पैटर्न के लिए ये जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा। तो आप लॉजिस्टिक पैटर्न के लिए कह सकते हैं देयर विल बी द जे शेप ग्रोथ कर्व। ठीक है, जे शेप ग्रोथ कर्व वहां आएगा। कैसे जे शेप ग्रोथ कर्व आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको देखिए। देखिए इस एक्सिस पर आप ये जानते हैं हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ले सकते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ऑब्वियस नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं इसको n से या कैपिटल N से स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, कैपिटल N से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां आप कह रहे हैं ग्रोथ जो है ओवर द टाइम आपको देखना है। सो बेसिकली इट इज द dn अपॉन dt। तो जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है उनमें जो चेंज आएगा उस चेंज को आपको यहां से ऑब्जर्व करना है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और चेंज ओवर द टाइम जो है ये इसके साथ हम ग्राफ ले लेते हैं। n जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। आप कहेंगे इसको पॉपुलेशन साइज
या पॉपुलेशन डेंसिटी साइज। अब साइज में जो इंक्रीज आएगा ऑब्वियस है वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के बढ़ने से ही आएगा। dn/dt आप ये कह सकते हैं चेंज ओवर द टाइम, तो हम यहां टाइम का रेफरेंस ले रहे हैं, टाइम के साथ कर्व प्लॉट कर रहे हैं पॉपुलेशन साइज का या डेंसिटी का। अब देखिए आप ये कह रहे हैं द एक्सपोनेंशियल रेट ऑफ द ग्रोथ विल रिप्रेजेंट द मल्टीपल इंक्रीज। जियोमेट्रिक पैटर्न का ग्रोथ ही होता है और मल्टीपल इंक्रीज करेगा तो आप ये कह सकते हैं, देखिए स्लो इनिशिएशन के बाद ये एग्जैक्टली इस शेप में चला जाएगा, ठीक है। सो देयर विल बी द जे शेप्ड कर्व, ठीक है। जे कर्व आपको यहां मिलेगा। कंटिन्यूस इंक्रीज आप ये कह सकते हैं होता यहां जा रहा है, और ये लैग स्लो इनिशिएशन जैसा होता है, और लैग के बाद स्टूडेंट्स ये लॉग फेज में चला जाएगा, और लॉग में आप कह सकते हैं कंटिन्यूसली ये चलता रहेगा, ठीक। लॉग आप जानते हैं ये रैपिड एक्सेलरेशन शो करता है, तो यहीं से लैग के ठीक बाद जैसे ही ये स्पीड अप हुआ आप कह सकते हैं ये पॉजिटिवली एक्सेलरेट हुआ, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्लियर है बच्चों, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन में गया, ठीक है। तो जे शेप कर्व ऑब्टेन हुआ। आपने कहा जो इक्वेशन है इसका वो हम लिखते हैं dn/dt इज इक्वल्स टू rn, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो चेंज ओवर द टाइम है, चेंज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, चेंज इन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन और चेंज इन द पॉपुलेशन डेंसिटी विद टाइम t इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू rn। r जो है वो रेट ऑफ इंट्रिंसिक इंक्रीज है, और रेट ऑफ इंट्रिंसिक इंक्रीज को आपने रिप्रेजेंट किया है r इज इक्वल्स टू b माइनस d। तो ये जो स्टूडेंट्स एक तरीके से आपके पास ग्राफिकल फॉर्म और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ये क्या आया है, जे शेप कर्व, ठीक है। कंटिन्यूसली चलेगा। इस पर देखिए किसी तरीके के एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस को आप बहुत डोमिनेंट या होता हुआ नहीं देख सकते। इसका मतलब एनवायरमेंट जो है वो कंप्लीटली इसको सपोर्ट करेगा। एनवायरमेंट सपोर्ट फुल्ली, एनवायरमेंट पूरी तरीके से इसको सपोर्ट करता है, क्योंकि किसी तरीके का रेजिस्टेंस आपको स्टूडेंट्स दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप ये कहेंगे नो रेजिस्टेंस, नो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस इज देयर। नहीं आ रहा है ना, क्योंकि एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस अगर आता है तो ये लॉग में या लॉग फेज में एंटर करने के बाद, स्पीड अप होने के बाद कहीं ना कहीं जो है वो स्टेशनरी फेज में या स्टेबल कंडीशन में आ जाता, लेकिन यहां से कंटिन्यूसली एक्सेलरेट हो रहा है। तो ये जो जे शेप कर्व है, ये जे शेप कर्व इस बात को इंडिकेट करता है कि जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं टाइम टी के साथ। आप देखिए इसका मतलब जो रिसोर्सेज है यहां, ये रिसोर्सेज क्या है, अनलिमिटेड। देखिए स्टूडेंट्स, अनलिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब इस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में जो ये ग्रोथ पैटर्न चल रहा है या किसी भी एक पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है, तो वो एनवायरमेंट कंप्लीटली इसको सपोर्ट कर रहा है, कोई रेजिस्टेंस इस पे अप्लाई नहीं हो रहा। तो इसी बात को आप दूसरे तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं कि इस कंडीशन में जो एनवायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी जो है, ये कैरिंग कैपेसिटी के से हम इसको लिखते हैं दैट विल नॉट अप्लाइड और नॉट लिमिटेड, ठीक है ना, नॉट लिमिटेड। जो कैरिंग कैपेसिटी है उस कैरिंग कैपेसिटी को ये अप्रोच नहीं कर पाएगा। द जे शेप कर्व विल नॉट अप्रोच द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट। मतलब एनवायरमेंट जितना सपोर्ट कर सकता है, कैरिंग कैपेसिटी इज द लिमिट ऑफ एनवायरमेंट बेसिकली। लिमिट इन द सेंस सप्लाई और द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन एंड स्पेस एंड शेल्टर। तो स्पेस और शेल्टर और जो फूड मटेरियल और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, इनकी सप्लाई कंटिन्यूसली जारी रहेगी। आप कह सकते हैं ये जो है वो एनवायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी है। उस पॉपुलेशन को इंक्रीज करवाने के लिए एनवायरमेंट एक तरीके से केयर टेकर है। तो एनवायरमेंट की जो कैरिंग कैपेसिटी है, उस कैरिंग कैपेसिटी को कंप्लीटली कंज्यूम नहीं किया जा सकता यहां, या नहीं किया जा रहा है, क्योंकि एनवायरमेंट के ये जो रिसोर्सेज है ये आप कह सकते हैं अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी के साथ है, ठीक है। और अगर कोई कर्व एनवायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी को अप्रोच कर जाए, हालांकि किसी न किसी एक टाइम जाके ये अप्रोच जरूर करता है, ये नेचुरल लॉजिस्टिक पैटर्न्स को इंडिकेट करता है। जैसा हमने बात की थी कि लॉजिस्टिक पैटर्न्स आर द रियलिस्टिक पैटर्न्स, और वो रियलिस्टिक पैटर्न्स उनको क्यों कहा गया है, तो आप ये जानते हैं, आपने ये कहा कि जो
लॉजिस्टिक पैटर्न है उनमें भी ग्रोथ टाइम टी के साथ अगर आप देखते हैं तो लॉग में एक्सेलरेट होती है, लेकिन एक टाइम के बाद जाते जाते कहीं ना कहीं जो है वो इस लॉग फेज से स्टेशनरी फेज में आ जाती है, और जे के बजाय जो कर्व आपको मिलते हैं वो कैसे होते हैं, एस शेप्ड कर्व। क्लियर? तो ये स्टूडेंट्स हुआ आपके पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। क्लियर? अब देखिए दूसरा, इसी में मैं मेंशन कर देता हूं इस तरफ, जिसको आप कहते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न। डिटेल हमने सारी पढ़ ली है, तो हम सिर्फ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ उसकी बात करेंगे। लॉजिस्टिक पैटर्न, एक्सपोनेंशियल जो रेट है, इसके बाद अब आपको डिस्कस करना है लॉजिस्टिक पैटर्न। और आपने कहा किसी भी ग्रोथ को असेस करने के लिए जो आर है दैट इज द इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट पैरामीटर। आर सिग्निफिकेंट पैरामीटर है, आर जो है वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, आर द रेट ऑफ इंट्रिंसिक इंक्रीज। रेट ऑफ इंट्रिंसिक इंक्रीज। तो देखिए बी लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो देखिए लॉजिस्टिक ग्रोथ स्टूडेंट्स क्या है, आपने कहा रियलिस्टिक पैटर्न ऑफ द ग्रोथ है, इट इज द रियलिस्टिक पैटर्न ऑफ ग्रोथ। इसका एग्जैक्टली मतलब ये हुआ स्लो इनिशिएशन के बाद डेफिनेटली ये भी एक्सेलरेट करती है, बट अप टू ए लिमिट। तो देखो इक्वेशन अगर आप इसके लिए लिखते हैं dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू rn, इस rn पे मतलब जो नंबर है, ये नंबर कंटिन्यूसली जो बढ़ता जा रहा है, या रैपिड इंक्रीज यहां जो हो रहा है, मल्टीपल इंक्रीज यहां जो हो रहा है, उस पर कहीं ना कहीं आपको रेजिस्टेंस अप्लाई करना है। इस पे तो रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, अनलिमिटेड। यहां लॉजिस्टिक ग्रोथ में आप कह सकते हैं ये पैटर्न रियलिस्टिक है, और इसका रीजन आप लिखते हैं रिसोर्सेज जो है वो क्या है, लिमिटेड। तो लिमिटेड रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी में, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी में आपको एग्जैक्टली लिमिटेड रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी में आपको जो पॉपुलेशन का बढ़ता हुआ साइज है या पॉपुलेशन डेंसिटी है उस पर रेजिस्टेंस अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए ये तो है पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, और पॉपुलेशन डेंसिटी को स्टूडेंट्स आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन से, साइज ऑफ पॉपुलेशन, और इसको आप टाइम टी के साथ कर्व इसका प्लॉट कर रहे हैं। और ये देखिए लैग, लॉग एंड स्टेशनरी, ये इसका ग्राफ आएगा। लैग फेज जो आप जानते हैं स्लो इनिशिएशन का है, उसके बाद लॉग फेज, इस साल के एग्जाम में लॉग फेज का क्वेश्चन था, ये फिजियोलॉजी में भी है ग्रोथ। लॉग फेज आपको पता है एक्सेलरेटेड फेज होता है। और इसके बाद देखिए ये स्टूडेंट्स जो है वो एग्जैक्टली स्टेशनरी फेज, ये कौन सा फेज है, स्टेशनरी फेज। ठीक है, लैग, लॉग और स्टेशनरी। तो इस कंडीशन में देखिए लैग, लॉग और जो स्टेशनरी है, यहां पर्टिकुलर टाइम पर जाकर ये ग्रोथ कर्व जो है वो एस फॉर्म में क्यों आ गया या स्टेशनरी फेज में क्यों आ गया, तो इसका आपके पास परफेक्ट आंसर है। यहां एनवायरमेंट की जो कैरिंग कैपेसिटी है के, उसको अप्रोच कर लिया गया है। दिस लैग फेज वाज द स्लो इनिशिएशन। लॉग फेज में आप वही कह सकते हैं कैसा एक्सेलरेशन हुआ था, रैपिड। मतलब ये जियोमेट्रिक पैटर्न का ग्रोथ इस लॉग फेज में होता है, जिसमें कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है, मल्टीपल इंक्रीज होता है, और उसके बाद ये अब स्टेशनरी फेज में चला गया। तो देखिए यहां जाते जाते ये ग्रोथ नेगेटिवली एक्सेलरेट हुआ है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब नेगेटिव ग्रोथ नहीं होता है, लॉग के कंपैरेटिवली अब कम हो गया है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये लैग के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप कहेंगे कौन सा एक्सेलरेशन हुआ, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन
लॉग फेज, नेगेटिव एक्सीलरेशन, देन फाइनली आपके पास कौन सा फेज है, स्टेशनरी। तो ये जो देखिए, ये जो कर्व हमें मिलता है इसको हम कहते हैं सिग्मॉइड कर्व और एस कर्व। सो लॉजिस्टिक पैटर्न ऑफ ग्रोथ जो है उसमें सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व और एस कर्व ऑब्टेन होता है। अब देखिए ये सिग्मॉइड क्यों हुआ, इसका जो टॉप है वो स्टेशनरी फेज क्यों है, आप इस बात को समझ लीजिए, ये कंप्लीट कंक्लूजन होगा। व्हाई द टॉप ऑफ दिस कर्व इज स्टेशनरी। ये स्टेशनरी फेज का रिप्रेजेंट होना इस बात को यहां इंडिकेट करता है कि जिस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में कोई भी एक पॉपुलेशन ग्रो कर रही थी, दैट इंक्रीजिंग और ग्रोइंग पॉपुलेशन अप्रोच द एनवायरमेंटल कैरिंग कैपेसिटी। उसके पास जो रिसोर्सेज पड़े हैं या रिसोर्सेज जो प्रेजेंट हैं, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस और रिसोर्सेज उसको सपोर्ट कर रहे थे, उनका कंप्लीट यूटिलाइजेशन वो कर चुका है। अगर वो यूटिलाइजेशन नहीं कर चुका होता, मतलब उसके पास और भी रिसोर्सेज अभी होते, और भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट और भी स्पेस अगर उसके पास होता, तो ये नेगेटिवली एक्सेलरेट होने के बजाय कैसे चलते रहता, जे में चलते रहता, जैसे देखिए यहां हो रहा है। क्लियर? तो यहां सबसे पहली बात कंक्लूजन आप लिख सकते हैं, दिस ग्रोथ कर्व और सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व अप्रोच द एनवायरमेंटल कैरिंग कैपेसिटी, अप्रोच the environmental carrying capacity। ठीक है, एनवायरमेंट की जो कैरिंग कैपेसिटी है, उस एनवायरमेंटल कैरिंग कैपेसिटी को ये अप्रोच कर गया है। मींस जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन चल रहा था, जो आप ये कह सकते हैं रैपिड इंक्रीज चल रहा था, इस रैपिड इंक्रीज पर ब्रेक लगे हैं, इस रैपिड इंक्रीज पर रेजिस्टेंस अप्लाई किया गया है। तो मैं यहां कह दूंगा अगली बात, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस यहां अप्लाई हो गया है, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस अप्लाइड। और देखिए एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस यहां जो अप्लाई होगा, ये होगा K माइनस एन अपॉन के। ये स्टूडेंट्स K माइनस एन अपॉन के, दिस विल बी द एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। किस पे लगेगा? इंक्रीज पे। इंक्रीज क्या है एग्जैक्टली आपने क्लियर किया था, देखिए इंक्रीज है R, द रेट ऑफ इंट्रिंसिक इंक्रीज जो R है ये इंक्रीज है, R रेट ऑफ इंट्रिंसिक इंक्रीज, या R को मैं कह सकता हूं सीधा बायोटिक पोटेंशियल। ये R जो है वो क्या है? बायोटिक पोटेंशियल। तो देखिए यहां जो R या बायोटिक पोटेंशियल है, जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज हो रहे थे, उनके इंक्रीजिंग नंबर पर कोई ब्रेक नहीं लगता है, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस उन पे अप्लाई नहीं होता है। ये जो ग्रोथ है वो एनवायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी को अप्रोच नहीं करता है, बिकॉज हियर द अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, बट हियर the increasing number of individuals means increasing size of the population will approach the environmental carrying capacity. It will approach environmental carrying capacity means an environmental resistance will applied. एक environmental resistance इस पे लग गया है, environment ने एक लिमिट तक इसको सपोर्ट किया, ये इंक्रीज हो रहा था, एक लिमिट तक आप कह सकते हैं environment इसको सपोर्ट कर पा रहा था, और वो जो लिमिट ये है अप्रोच कर गया है, तो अप्रोच करते ही आपने कहा कि अब एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस इस पे अप्लाई कर दिया गया है, इस पे एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस अप्लाई हो गया है। मींस ये जो एनवायरमेंट है, जिस सराउंडिंग में ग्रोथ हो रही थी, जितना वो इसको सपोर्ट कर सकता था, ग्रोथ को सपोर्ट किया गया। इन केस ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स और द फूड मटेरियल एंड शेल्टर एंड स्पेस, तो उस केस में जितना सपोर्ट मिल सकता था एनवायरमेंट से, जितना आप ये कहेंगे एनवायरमेंट से इसको सपोर्ट किया जा सकता था, उतना सपोर्ट किया जाता रहा। सपोर्ट किस बात को किया जा रहा था? बायोटिक पोटेंशियल को, इंक्रीज को, इंडिविजुअल्स के नंबर में इंक्रीज को। तो क्या मैं अब ये कह सकता हूं कि यहां जो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस अप्लाई हुआ, दैट एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस अप्लाइड ओवर द बायोटिक पोटेंशियल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस अप्लाइड और किस पर लगा? ओवर बायोटिक पोटेंशियल, बायोटिक पोटेंशियल। बढ़ती हुई पॉपुलेशन साइज जो थी उस पर ब्रेक लग गया है। बढ़ता हुआ जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स था, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अब नहीं बढ़ेंगे, बिकॉज देयर द एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस ओवर द बायोटिक पोटेंशियल। तो मैं ये मेंशन कर सकता हूं,
dn upon dt change over the time is equals to Rn, और देखिए यहां रेजिस्टेंस अप्लाई हो गया k माइनस एन अपॉन k, dn upon dt is equals to Rn k माइनस एन अपॉन k। यहां k माइनस एन अपॉन k जो है स्टूडेंट्स, यही आप कह रहे हैं एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस है। दिस इज द एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस ओवर द बायोटिक पोटेंशियल, ओवर बायोटिक पोटेंशियल। इट्स द एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस ओवर बायोटिक पोटेंशियल। ये बायोटिक पोटेंशियल जो है उस बायोटिक पोटेंशियल पर एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये आपके पास जो है वो हुआ लॉजिस्टिक पैटर्न ऑफ द ग्रोथ, और ये आपके पास स्टूडेंट्स है एक्सपोनेंशियल पैटर्न ऑफ द ग्रोथ। दिस वन इज द एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है, इसमें आप जानते हैं मल्टीपल इंक्रीज होता है, जियोमेट्रिक पैटर्न में कंटिन्यूसली बढ़ता है, और इसमें आप जानते हैं एक लिमिट तक बढ़ता है और उसके बाद एनवायरमेंट की जो कैरिंग कैपेसिटी है या एनवायरमेंट का जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है उसको ये अप्रोच कर जाता है। काम की बात ये है, it will approach the environmental carrying capacity and it will not approach the environmental carrying capacity। ये अप्रोच क्यों नहीं करता है? क्योंकि आपने कहा रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है वो वहां ऑलवेज अनलिमिटेड है, और यहां अगर आप देखते हैं तो रिसोर्सेज ऑलवेज आप कहते हैं क्या है? लिमिटेड। देयर द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। और इस पैटर्न को आप स्टूडेंट्स जैसा आप तक पढ़ते आए हैं, इस पैटर्न को जो लॉजिस्टिक है, स्टेशनरी जो लॉजिस्टिक पैटर्न है, इट इज द रियलिस्टिक पैटर्न ऑफ द ग्रोथ। नेचर में जो ग्रोथ है वो इसी टाइप की होती है। अब मैं कुछ एनसीईआरटी का जो कंटेंट है एक बार उसको आपसे थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं, और उसके बाद इसके जो एग्जाम के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हमें थोड़े यहां पढ़ने चाहिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग और कैलकुलेटिव बेसिस इसका होता है। एनसीईआरटी का कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ में जो आपको दे रखा है ग्रोथ मॉडल्स, देखिए यहां मेंशन कर रखा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फर्स्ट, पेज नंबर 2 to 9। रिसोर्सेज, फूड और स्पेस अवेलेबिलिटी इज ऑब्वियसली essential for the unimpeded growth of a population. Ideally, when resources in the habitat are unlimited, each species has the ability to realize fully its innate potential to grow in number, as Darwin observed while developing his theory of the natural selection. Then the population growth is an exponential or geometric fashion. बहुत क्लियर मेंशन किया है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब भी किसी पॉपुलेशन को डार्विन जो है वो अपना स्टडी जब कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, तब भी उन्होंने कंक्लूड ये किया कि कोई भी एक पॉपुलेशन जो है उसको लिमिटेड अवेलेबिलिटी के बजाय अगर अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज मिलेगी, जिसमें फूड, मटेरियल, शेल्टर और स्पेस आता है, तो डेफिनेटली इस कंडीशन में वो अपने आप को फुल्ली आप कह सकते हैं एक्सप्लोर करेगी। ठीक है। इफ इन ए पॉपुलेशन ऑफ साइज एन द बर्थ रेट, दैट इज द नॉट टोटल नंबर बट पर कैपिटा बर्थ रेट, हमेशा आप ध्यान रखें, हमने मेंशन किया था बी और डी जो है वो पर कैपिटा इंक्रीज को रिप्रेजेंट करता है, बर्थ पर कैपिटा, डेथ पर कैपिटा। ठीक है, आर रिप्रेजेंटेड बी एंड डी डेथ रेट, देन द इंक्रीज और डिक्रीज इन द एन ड्यूरिंग a unit time period is equals to dn upon dt, and it will be the dn upon dt is equals to b minus d upon n। तो ये इक्वेशन एग्जैक्टली वहां आपको किसकी दे रखी है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। वो कह रहा है r in this equation is called as the intrinsic rate of natural increase, and it is very important parameter chosen for the assessing impact of any biotic or abiotic factor on the population growth। मैंने बहुत पहले क्लियरली यहां मेंशन किया था कि जो R है दैट इज द बायोटिक पोटेंशियल और द रेट ऑफ इंट्रिंसिक इंक्रीज, द रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। तो वो जो इंक्रीज है उस इंक्रीज पर एनवायरमेंटल फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस क्या है, मींस अल्टीमेटली पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है उसका स्टेटस क्या है, वो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस से ही आता है। ठीक है, देयर आर इन दिस इक्वेशन कॉल्ड द इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर चूजन फॉर असेसिंग इंपैक्ट ऑफ and any biotic or abiotic factors on the population growth. To give you some idea about the magnitude of R value for the Norway rate, the R is 0.015. Clear? Norway rate का स्टूडेंट एक एग्जांपल दे रखा है जिसमें कह रहा है R की वैल्यू 0.015 है, and for the flower beetle R is the 0.12. In 1981 the R value of human population in India was 0.0205.
इंडिया में आर की वैल्यू 0.0205 थी। तो इस कंडीशन में आपसे अगर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किसकी है, ओबीएस है आर का वैल्यू जिसका ज्यादा है उसका ग्रोथ रेट ज्यादा होगा। ह्यूमन पॉपुलेशन इंडिया डेमोग्राफी जो है उसके डेटा के अकॉर्डिंग भी हम बात करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन करवा दूंगा मैं। फिर कह रहा है आपसे द अबव इक्वेशन डिस्क्राइब द एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न ऑफ ए पॉपुलेशन in a J-shaped curve when we plot n in relation to the time t। तो J-shaped growth curve कब आपको मिलता है, जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका लॉगरिथम बेसिस आपको दे रखा है। फिर देखिए कह रहा है एनी स्पीसीज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली अंडर अनलिमिटेड रिसोर्सेज कंडीशन कैन रीच एनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटीज इन ए शॉर्ट टाइम। बहुत कम टाइम में एनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटी तक वो पहुंच सकती है, क्योंकि लॉग फेज में वो चलती है और लॉग में रैपिड इंक्रीज होता है, मल्टीपल इंक्रीज होता है, जियोमेट्रिकली वहां इंक्रीज होता है, ठीक है। Darwin shows that how even a slow growing animal like elephant could reach enormous number in absence of the checks. The following is an encoded popularly narrated to the demonstrate dramatically how fast a huge population could build up when growing exponentially। तो ये जो है वो एग्जाम्पल के साथ आपसे डिस्कस ये किया गया है कि आप अगर देखें तो कोई एक पॉपुलेशन जो है वो अगर एनॉर्मसली ग्रो करती है या इंक्रीज करती है तो इस जियोमेट्रिक पैटर्न में या फैशन में ग्रो कर सकती है। फिर एक एग्जांपल आपको दे रखा है द किंग एंड द मिनिस्टर्स हैड ए चेज गेम, इसको आप पढ़ें। उसके बाद सीधा जो है मैं लॉजिस्टिक ग्रोथ पे आ जाता हूं। वो कह रहे नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज इन नेचर हैज एट इट्स डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। दिस लीड्स टू द कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल्स फॉर द लिमिटेड रिसोर्सेज। तो लिमिटेड रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी जो होती है, और वो लिमिटेड क्यों हो जाती है, क्योंकि कंटिन्यूसली जब इंक्रीज होता है किसी एक पॉपुलेशन में तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ते हैं। लॉग फेज में ये जब चलता है तो रैपिड इंक्रीज होता है, तो ऑब्वियस है वहां जो इंडिविजुअल्स बढ़ेंगे सेम टाइप ऑफ रिसोर्सेज के लिए वो कॉम्पीट करेंगे, या फिर आप ये कह सकते हैं उनकी जो डिमांड और रिक्वायरमेंट है दैट विल बी द क्वाइट सेम, ठीक है। तो इस कारण से एक टाइम बाद जाके वो किस में चला जाएगा, स्टेशनरी फेज में स्टूडेंट्स कन्वर्ट हो जाएगा। दिस लीड्स टू द कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल्स फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। इवेंटुअली द फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो जब इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन होता है दैट इज द मोर सीवियर देन द इंटर स्पेसिफिक, क्योंकि इंट्रा स्पेसिफिक में आप जानते हैं सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स के बीच कंपटीशन हो रहा है और यहां रिसोर्सेज की जो रिक्वायरमेंट है वो क्वाइट सिमिलर है। इनमें से कंपटीशन के बाद वो ही सर्वाइव करेगा जो फिटेस्ट होगा, द फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, ठीक है। फिर कह रहा है स्टूडेंट्स द गवर्नमेंट ऑफ मेनी कंट्रीज हैव आल्सो रियलाइज्ड दिस फैक्ट एंड इंट्रोड्यूस्ड वेरियस रिस्ट्रेंट्स विद ए व्यू to limit human population growth. In nature, a given habitat has enough resources to support a maximum possible number beyond which no further growth is possible. Let us call this limit as nature's carrying capacity K for that species in the habitat। तो मैंने ये पहले मेंशन कर दिया था कि कैरिंग कैपेसिटी को जैसे ही अप्रोच कर जाएगा वैसे ही ग्रोथ पैटर्न जो है वो क्या हो जाएगा, सिग्मॉइड। A population growing in habitat with limited resources show initially a lag phase followed by the phase of the acceleration जो क्या है, log phase है, and deceleration and finally an asymptote। तो ये स्टेशनरी फेज जो है वो एसिम्पटेट वो कह रहा है कि पहले इंक्रीज होती है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन में जाती है और फिर डी एक्सेलरेट होती है और स्टेशनरी फेज में आ जाती है। दिस विल बी द एसिम्पटेट। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट स्टूडेंट्स एग्जाम में क्वेश्चन इस पे आया हुआ है, एसिम्पटेट हो जाता है। तो देखिए when the population density reach the carrying capacity, a plot of n in relation to time t results in a sigmoid curve। तो एसिम्पटेट कब हो जाता है ये ग्रोथ, पॉजिटिव एक्सेलरेट होने के बाद फिर से डी एक्सेलरेट होता है या नेगेटिव एक्सेलरेशन में जाता है, और एसिम्पटेट तब हो जाता है जब एनवायरमेंटल कैरिंग कैपेसिटी को अप्रोच कर चुका है बिकॉज ऑफ द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर। तो देखिए यहां कह रहा है दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉल्ड द वर्सल स्पाइरल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, और ये जो फिगर है इट इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन dn upon dt is equals to rn k minus n upon k। यहां इनकी डिटेल दे रखी है। सिंस रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ for most animal population are finite and become limiting sooner or later, the logistic growth model is considered a more realistic one। तो जो रिसोर्सेज हैं वो कह रहा है लेटर, सूनर और लेटर, मतलब अभी जल्दी या फिर बाद में कहीं ना कहीं जाके वो लिमिटाइज हो जाते हैं और इस कंडीशन में लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न आपको मिलता है। ठीक। इसके अलावा यहां से कुछ गवर्नमेंट डेटा कलेक्ट करके आपसे डिस्कस करने की बात कर रहा है। तो जो एग्जांपल्स दे रखे हैं दो, उनके साथ
प्रीवियस ईयर्स एग्जाम क्वेश्चन हैं उनके साथ और ह्यूमन पॉपुलेशन के एक डेटा के साथ कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये अल्टीमेटली आपके पास कंप्लीट एक लेक्चर है जिसमें ग्रोथ मॉडल्स जो हैं वो आपने स्टूडेंट्स स्टडी किए हैं, ग्रोथ मॉडल्स आपने पढ़े हैं। एंजॉय द इकोलॉजी। थैंक यू।